जो चैप्टर है उसका आखिरी कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये एंट्रोपी क्या होती है या एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए बेटा, एंट्रोपी को हम नॉर्मली एक अलग तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन एक्चुअल मकसद उसका कुछ और होता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि एंट्रोपी का मतलब या मकसद क्या होता है, और फिर हम ये देखेंगे कि उसकी ये डेफिनेशन क्यों है, उसको ऐसे क्यों डिफाइन किया जाता है कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, जैसे हम कहते हैं ना डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, तो उसको डिग्री ऑफ डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अपने पास इतना डीप नहीं दिया हुआ, लेकिन ये बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है बेटा। देखिए बेटा, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट दिया था क्लासियस ने, और इसका कॉन्सेप्ट आया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक मेजर पॉइंट है, और वो पॉइंट कौन सी है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में टोटल हमारी गिवन हीट वर्क में नहीं जा सकती। तो यहां से क्लासियस ने ये सोचा कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब हम हीट देते हैं तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा एटमॉस्फेयर में जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर कौन सा है, एटमॉस्फेयर है। जैसे अगर हीट इंजन को हीट देते हैं, कुछ उसमें से वर्क होगा और कुछ किस में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। अगर रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, कुछ जाएगा काम में, बाकी रिमेनिंग हीट किस में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। तो क्लासियस ने ये सोचा कि इस तरह से तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। देखिए, हर प्रोसेस के अंदर ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है, ये आपके किसी काम की है, ये हमारे किसी काम की नहीं है बेटा, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से वापस लेके इसको किसी काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्लासियस ने ये कहा कि हमारी एनर्जी डिग्रेड हो रही है, कि हमारी जो यूजफुल एनर्जी है ये तो वक्त के साथ क्या हो रही है, टाइम के साथ डिग्रेड हो रही है। तो ये जो एनर्जी की टाइम के साथ डिग्रेडेशन होती है ना, इसको हम कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, मीन्स जिससे हमें ये पता लगता है कि ये जो फिलहाल प्रोसेस हम कर रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर हमारी कितनी एनर्जी डिग्रेड हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी पी रहे हो गिलास में से, और गिलास टूटा हुआ है, उससे पानी जमीन पे गिर रहा है, तो एक तो आप पानी पी रहे हो, वो आपके काम का है, लेकिन जो जमीन पे गिर रहा है वो तो अब किसी काम का नहीं है। मीन्स वो तो जमीन के अंदर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। मीन्स वो तो आप फिर पी नहीं सकते। तो इसी तरह से किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर जो आप हीट देते हो ना, उस हीट का कुछ न कुछ हिस्सा किसमें जा रहा है, वो एटमॉस्फेयर। और जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है वो तो हमारे काम का नहीं है। मीन्स एनर्जी की डिग्रेडेशन हो रही। तो ये डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी जो होती है, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, सिंपल मकसद ये यही है कि जिससे हमें ये पता लगता है कि हर नेचुरल प्रोसेस के अंदर प्रोसेस दो होते हैं बेटा। एक होता है स्पॉन्टेनियस, दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। कुदरती तौर पे होने वाले प्रोसेसेस, जो खुद ब खुद होने वाले प्रोसेसेस होते हैं, वो स्पॉन्टेनियस है। जैसे हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है, स्पॉन्टेनियस है। कोल्ड बॉडी से अगर हॉट बॉडी की तरफ जाए, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। ये कौन सा है, ये आपको इंड्यूस करना पड़ेगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अगर दो गैसेस आप रखें, उन दोनों गैसेस को आपस में मिलाए तो उनका मिक्स होना स्पॉन्टेनियस है। फिर उनको अलग करना,
नॉन स्पॉन्टेनियस है। पानी है, पानी के ऊपर आप इंक का ड्रॉप डालें, आप देखोगे थोड़ी देर के बाद वो मिक्स हो जाएगा। इंक और पानी का आपस में मिक्स होना स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन कौन सी हुई बेटा कि एंट्रोपी जो होती है वो हमें किस चीज का पता देती है? डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का पता देती है। या आप ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी हमें किस बात का पता देती है कि हमारे पास कितनी हीट वर्क के लिए अनअवेलेबल होती जा रही है। क्योंकि वक्त के साथ, हर प्रोसेस के साथ हमारी हीट किसमें शामिल हो रही है? एटमॉस्फेयर में। जो हीट एटमॉस्फेयर में शामिल हो रही है वो हमारे लिए फिर अवेलेबल नहीं रहेगी। मीन्स एनर्जी की अनअवेलेबिलिटी हो रही है। हमारे पास जो भी एनर्जी है उसको हम मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी बच रही है वो किस में जा रही है? वो जा रही है एटमॉस्फेयर में, जो हमारे लिए अब अनअवेलेबल है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी चली गई वो हीट हमारे लिए फिर अवेलेबल नहीं होगी किसी काम के लिए। तो ये जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट है फॉर यूजफुल वर्क, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि एंट्रोपी की पहली डेफिनेशन क्या हुई बेटा? कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट फॉर यूजफुल वर्क इज कॉल्ड बेटा एंट्रोपी। बेटा इसको हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं बेटा। तो आप कहेंगे बेटा कि जो अनअवेलेबिलिटी हीट की है यूजफुल वर्क के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? एंट्रोपी से हमें पता लगता है कि इस फिल्म प्रोसेस के अंदर कितनी हीट हमारे पास अनअवेलेबल हो गई वर्क के लिए। फिर इसको डिग्री ऑफ डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? बेटा इसलिए कहते हैं कि देखें, इंटरनल एनर्जी जो होती है इसकी सेंसेशन किससे आती है? टेम्परेचर से। इसी तरह से जब किसी भी चीज के अंदर हीट आती है तो उसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस क्या होती हैं? बढ़ जाती, क्योंकि जब हीट किसी में जाएगी उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। मीन्स उसके मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि मेयर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, क्योंकि जितनी हीट अनअवेलेबल होती जाएगी वो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर क्या करती जाएगी? बढ़ाती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर प्रोसेस के अंदर बढ़ती है, हम कहेंगे कि उतनी हीट हमारे पास अनअवेलेबल हो गई। इसलिए हम कहते हैं मेयर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, क्योंकि मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर किसकी रिजल्ट है? मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर उस अनअवेलेबल हीट की रिजल्ट है। जो हीट किसी भी प्रोसेस में चली गई, हमसे चली गई जो हीट, उसकी वजह से ही डिसऑर्डर है। तो अगर ज्यादा हमारी हीट चली गई एटमॉस्फेयर में तो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर क्या होगा? ज्यादा। अगर कम हीट गई तो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर क्या होगा? कम। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर एक्चुअली कोई ये मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर नहीं है एंट्रोपी। एंट्रोपी असल चीज अलग है। असल चीज क्या है? वो हीट जो यूजफुल वर्क के लिए हमारे पास अब अवेलेबल नहीं रहेगी। वो हीट जो चली गई हमसे एटमॉस्फेयर के अंदर, जो फिर हमें कभी भी नहीं मिलेगी, तो उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि आप कहेंगे कि मेयर मेयर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बेटा। ठीक है, ये मेयर होती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बेटा। अब ये जो
एंट्रोपी होती है बेटा, ये स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये डिसऑर्डर तो मॉलिक्यूल्स के अंदर हर वक्त रहता है। किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर तब खत्म होता है जब उस चीज का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, 0 केल्विन होता है। अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो उसके मॉलिक्यूल ऑर्डर में आ जाएंगे, अदरवाइज तो बाकी हर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल क्या करते रहेंगे बेटा, वो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर तो शो करते रहेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी कुछ न कुछ जो होती है, क्योंकि हमारे प्रोसेस से जो हीट जा रही है उसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसऑर्डर कंप्लीटली खत्म नहीं हो सकता, मींस उसके अंदर एंट्रोपी हर वक्त मौजूद होती है। जिस तरह से इंटरनल एनर्जी होती है ना बेटा, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इसी तरह से एंट्रोपी भी क्या होती है बेटा, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो आप कहोगे कि एंट्रोपी क्या है बेटा, एंट्रोपी एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन बेटा, और डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बेटा, does not depend upon path followed by system। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। सपोज करें अगर इस सिस्टम का इस तरह से दिया जाए कि एक सिस्टम है, वो पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आया है, ये पाथ 1 है, और दूसरा सिस्टम इस तरह से पॉइंट बी पे आया है और पाथ 2 है। दोनों में एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी, सेम होगी। ठीक है, एंट्रोपी चेंज दोनों के अंदर क्या हो जाएगी बेटा, पाथ 1 से और पाथ 2 से क्या हो जाएगी, सेम। क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, जिस तरह से इंटरनल एनर्जी की चेंज प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती, इसी तरह से एंट्रोपी की चेंज जो होती है वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। अब फिर ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये डिपेंड करती है इस चीज पे कि सिस्टम के अंदर अगर हीट सिस्टम के अंदर जाती है, हम कहेंगे उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, उसको जब हम हीट देते हैं कुछ वर्क में जाता है, रिमेनिंग हीट किस में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। मीन्स एटमॉस्फेयर आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर जो हीट होती है वो एटमॉस्फेयर में लूज होती है। तो ये जो लूज जब चली जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो हीट हमारे पास क्या हो जाती है, अनअवेलेबल हो जाती है। हम कहेंगे इस सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ने का मकसद है कि हमने हीट गंवा दी, मीन्स हमने हीट को लूज कर दिया, हमारी यूजफुल एनर्जी कम हो गई, हमने अपनी यूजफुल एनर्जी को डिग्रेड कर दिया। ठीक है, तो जब किसी भी सिस्टम के अंदर हीट इन होती है, हम कहेंगे एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। और किसी भी सिस्टम से हीट बाहर आ गई, हम कहेंगे एंट्रोपी क्या हो जाती है बेटा, एंट्रोपी उस सिस्टम की कम हो गई। ठीक, तो आप कहोगे कि इफ डेल्टा क्यू या हीट, इफ हीट if heat enters system, बेटा एंट्रोपी जो होती है बेटा, एंट्रोपी को आप कहते हैं कि एंट्रोपी की भी, इसको हम जाहिर करते हैं बेटा डेल्टा एस से बेटा। ठीक है, इफ हीट एंटर सिस्टम, डेल्टा एस बेटा पॉजिटिव होती है, मीन्स एंट्रोपी इंक्रीजेस बेटा।
एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ठीक है, इफ हीट लीव्स सिस्टम, डेल्टा एस क्या होती है बेटा, निगेटिव होती है, एंट्रोपी डिक्रीजेस बेटा। ठीक है, अब अगर कोई भी सिस्टम है बेटा, उसमें हीट इंटर होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे ऐसो थर्मल प्रोसेस होता है। अगर किसी भी सिस्टम में एंट्रोपी हीट इंटर होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे आपको पता है एटमॉस्फेयर जो होता है कोल्ड रिजर्वायर का, हम वैसे टेम्परेचर क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। जब इसके अंदर हीट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आती है तो फार्मूला ये होगा बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा। अगर किसी भी सिस्टम में हीट इंटर होती है कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है बेटा, तो आप करोगे डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन बेटा। एंट्रोपी के अंदर भी हमेशा चेंज ऑफ एंट्रोपी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इंटरनल एनर्जी होती है ना बेटा, उसके अंदर किसी भी प्रोसेस के अंदर हमें ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती कि सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी कितनी है। हम ये देखते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी हुई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी यही होती है कि अगर कोई 1 किलोग्राम मास है, उसको 1 मीटर हाइट पे हम लेके गए, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी चेंज हुई, mgh, मास 1, G10, H1 मीन्स हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी हुई, पोटेंशियल एनर्जी की चेंज हुई 10 जूल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी इस बात की इंपॉर्टेंस होती है कि ये इस प्रोसेस के अंदर, इस वर्क के अंदर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती कि इसके पास टोटल कितनी है। आप देखें आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी करते हैं ना। तो इंटरनल एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि इस प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी की चेंज कितनी है। कारोबार होता है ना बेटा, कारोबार के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें पहले हमारे पास अगर 100 रुपए थे, इस कारोबार में फायदा हुआ तो 100 रुपए से ये बढ़ के 200 रुपए, मीन्स चेंज कितनी आई। ठीक है, तो ये बात जो होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं बनती कि टोटल कितनी है, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट बनती कि ये जो आपने प्रोसेस किया है इसमें ये चीज कितनी चेंज हुई है। क्योंकि कोई न इंटरनल एनर्जी जीरो हो सकती है सिस्टम में, न एंट्रोपी जीरो। इसी तरह से आप कोई भी प्रोसेस करते हो तो आपको देखना है कि हमने जो किया उसके अंदर एंट्रोपी कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई। हमने ये नहीं देखना कि सिस्टम की टोटल एंट्रोपी कितनी है, हमें ये देखना है कि एंट्रोपी कितनी चेंज हुई। तो एंट्रोपी के अंदर भी चेंज इंपॉर्टेंट बनती है, टोटल एंट्रोपी से हमारा लेना देना नहीं है। हम ये देखेंगे कि हमने जो ये काम किया इसकी वजह से एंट्रोपी कितनी बढ़ी है या एंट्रोपी कितनी कम हुई है। ठीक है, तो इसलिए अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट बेटा, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट बेटा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो बेटा ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी हो जाएगा बेटा। तो आप इसको इस तरह से लगाते हैं बेटा। अब इसके अंदर जो चेंज आप निकालोगे वो आप कैलकुलस इस्तेमाल करोगे, डी क्यू अपॉन टी बेटा। ठीक है, टी सॉरी टाइम होगा, सॉरी टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से करेंगे, ds इज इक्वल टू डी क्यू। अब इसके ऊपर आपके पास कैलकुलेशन वगैरह आपके लिए नहीं दी हुई, तो आप कहेंगे बेटा ये एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास बुनियादी तौर पे सिस्टम दो हो सकते हैं, एक आइसोलेटेड हो सकता है और एक नॉन आइसोलेटेड हो सकता है। देखिए, अब हम अगर बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की,
तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हीट तो ना आती है ना जाती है, तो उसकी एंट्रोपी कैसे देखेंगे बेटा? जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स को हम क्या मानते हैं? एक आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। अब यूनिवर्स की अगर एंट्रोपी की बात करें तो यूनिवर्स का तो कोई सराउंडिंग है ही नहीं, तो इसकी एंट्रोपी को कैसे देखेंगे? इसके अंदर हीट तो ना आती है न जाती है, तो जरूरी नहीं आप इसको देखोगे इसमें तो हीट है ही नहीं, ना आती है न जाती है, आप कहोगे एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी तो यूनिवर्स की तो जीरो रहनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी एंट्रोपी कैसे देखोगे? देखें बेटा, जो आइसोलेटेड सिस्टम है ना, उसकी एंट्रोपी इस बात से देखोगे कि उसके अंदर होने वाले प्रोसेसेस रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। जैसे यूनिवर्स की अगर एंट्रोपी आपने देखनी है तो वो इस पैरामीटर से नहीं देखोगे कि उसके अंदर हीट आ रही है या उससे हीट जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स तो आइसोलेटेड, उससे तो हीट ना आएगी ना जाएगी, जो कुछ भी है वो अंदर ही है, ठीक है। फिर तो ये पैरामीटर नहीं, ये पैरामीटर तब लगेगा जब किसी सिस्टम में हीट आती है या सिस्टम से हीट जाती है। तो अगर हम बात करें यूनिवर्स की, ठीक है, तो यूनिवर्स के अंदर किस बात पे देखोगे? इस बात से देखोगे कि यूनिवर्स के अंदर जो भी हो रहा है वो रिवर्सेबल प्रोसेस है या इरिवर्सेबल प्रोसेस। दुनिया के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं रिवर्सेबल है इरिवर्सेबल है? बेटा सब के सब इरिवर्सेबल है। और इरिवर्सेबल जो प्रोसेस होता है ना, वो हमेशा एंट्रोपी को बढ़ाता है। जैसे आप आइसोबैरिक प्रोसेस ले लें, उसको आप हीट देते हो, वो पूरी की पूरी तो वर्क में नहीं कन्वर्ट करता ना, उसका कुछ हिस्सा वो किस तरफ फेंक देता है? वो एटमॉस्फेयर में फेंक देता है। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ा रही, ये पूरे के पूरे इंजन देखें आप, इंजन है, मुख्तलिफ प्रोसेस, इनके अंदर जितनी भी हीट देते वर्क में तो नहीं जाती ना, ये सब के सब इरिवर्सेबल प्रोसेस, ये एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं, ये हीट एड कर रहे हैं किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। बाकी एनर्जी को उठा के हीट एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट करके सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं। कोई बाहर से हीट नहीं आ रही, लेकिन इंजन क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके इसको फेंक रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। और एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो केमिकल एनर्जी जो फ्यूल की थी, वो जो बर्न होके हीट में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में जा रही है, मीन्स हमारे लिए तो एनर्जी अनअवेलेबल हो रही है। हमारे लिए तो वो एनर्जी अनअवेलेबल हो रही है जो केमिकल एनर्जी फ्यूल के अंदर पड़ी थी, उसको इंजन उठा के हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके उसमें से कुछ वर्क करके रिमेनिंग किस में फेंक रहा है? एटमॉस्फेयर में फेंक रहा है। मीन्स हमारे पास एक अच्छी पड़ी हुई एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उसको उसने अनअवेलेबल कर दिया हमारे लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स की जब देखोगे तो ये देखोगे कि यूनिवर्स के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो रिवर्सेबल हो रहे हैं या इरिवर्सेबल। तो अगर यूनिवर्स के अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है रिवर्सेबल, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस देख लें, जितनी हीट लेता है उतनी वापस दे देता, क्योंकि आइसोथर्मल रिवर्सेबल, ठीक है। तो ये जो होते हैं बेटा, ये जो रिवर्सेबल प्रोसेसेस होते हैं, इनके अंदर एंट्रोपी की जो चेंज होती है वो आप इस बुनियाद पे देखते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सिस्टम की बढ़ेगी, सराउंडिंग की तो कम होगी। अगर हीट आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जितनी गई उतनी हीट कहीं से तो आई होगी ना। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की अपनी उसके अंदर हीट इंटर हुई, उसकी अगर एंट्रोपी बढ़ी तो उसने कहीं से तो वो हीट ली होगी ना, उसकी एंट्रोपी क्या होगी? कम। ओवरऑल एंट्रोपी क्या होगी? जब सिस्टम और सराउंडिंग होते हैं तो हम दोनों की देखते हैं कि सिस्टम की कितनी बढ़ी या कम हुई, सराउंडिंग की कितनी बढ़ी या कम। अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है तो सराउंडिंग की कम होगी रिवर्सेबल के अंदर। अगर सिस्टम की कम होती है तो सराउंडिंग की क्या होगी? बढ़ेगी, और इक्वल इक्वल अमाउंट होगी। नतीजा क्या निकलेगा?
जीरो हो जाएगी, चेंज क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन इर्रिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। इर्रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, जैसे ये इंजन है, फ्यूल बर्न होता है, वर्क होता है, रिमेनिंग हीट खामखा किसमें जा रही है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिसऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यूनिवर्स की जब आप देखोगे तो इस बुनियाद पे नहीं देखोगे कि हीट आई या गई, इस बुनियाद पे देखोगे कि यहाँ पे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो रिवर्सेबल हो रहे हैं या इरिवर्सेबल। तो आप कहोगे टाइम के साथ ये जो कहते हैं ना एंट्रोपी टाइम एरो के अंदर है, फेडरल के अंदर या पंजाब के अंदर, ये इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही तो है, जिस तरह से टाइम हमेशा हमेशा इस तरह से गुजरता जाता है, इसी तरह एंट्रोपी टाइम के साथ क्या हो रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है। टाइम एरो के अंदर लिखा है ना, हम कहते हैं टाइम एरो की, जैसे टाइम को हमेशा ही आगे की तरफ जाना है, टाइम हमेशा पीछे की तरफ नहीं आएगा, तो एंट्रोपी इसी तरह से क्या होती है, एंट्रोपी हमेशा आगे की तरफ जाती है। और यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती रहती है, लेकिन आप ये कहोगे कि या बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि प्रोसेसेस दो हो सकते हैं, या रिवर्सेबल होगा या इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल होगा तो चेंज नहीं होगी, अगर इरिवर्सेबल होगा क्या होगा, चेंज होगी। तो आप कहोगे कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स increases or remains same beta in reversible process beta, in reversible process beta delta s equal to 0 beta, in irreversible process beta डेल्टा एस जो होती है वो क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन जीरो। अब अगर बात कर ले आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस की, आइसोबेरिक और आइसोकोरिक इनके अंदर तो बढ़नी है, लेकिन ये जो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये तो रिवर्सेबल है। अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस खुद आइसोलेटेड है। देखें, यूनिवर्स के अंदर रहते हुए अगर एडियाबेटिक प्रोसेस कहते तो एडियाबेटिक खुद यूनिवर्स से आइसोलेटेड है। तो बेटा ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है इसके अंदर हीट न आती है न जाती, क्योंकि ये यूनिवर्स नहीं है। आप ये नहीं कंसीडर कीजिएगा कि हर आइसोलेटेड सिस्टम को यूनिवर्स की तरह जो है वो हीट इन या आउट पे नहीं परखेंगे। यूनिवर्स को हम परखेंगे कि उसमें हीट न आती न जाती, इस पे नहीं परखेंगे। यूनिवर्स को किस बात पे परखा जाएगा कि उसके अंदर होने वाले प्रोसेसेस रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस यूनिवर्स नहीं है, वो यूनिवर्स के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है। अब इसको हम किससे देखेंगे, हीट के आने जाने से देखेंगे। सिर्फ यूनिवर्स जो आइसोलेटेड होती है ना उसको हम परखते एक अलग पैरामीटर से। तो आइसोलेटेड सिस्टम होता है एडियाबेटिक, उसमें हीट आती है न जाती है, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगी, एंट्रोपी चेंज जीरो होगी। लेकिन अगर आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर आप खाली सिस्टम की बात करें कि एक्सपेंशन हुई तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन एज अ होल अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की करेंगे तो एंट्रोपी चेंज क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो इस चीज से देखिएगा कि कितनी टोटल चेंज आती है। जब सिस्टम के साथ सराउंडिंग होती है ना तो सराउंडिंग को देखा जाएगा। एडियाबेटिक की सराउंडिंग होती है लेकिन उसका कोई ताल्लुक सराउंडिंग के साथ होता ही नहीं, न वो हीट देता है न लेता है। लेकिन जो हमारे पास आइसोथर्मल होता है वो तो सराउंडिंग के साथ रिलेटेड होता है। तो आइसोथर्मल की अगर टोटल चेंज देखोगे तो यूनिवर्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर खुद उसकी अपनी देखोगे तो हीट जब जाएगी आएगी उसके अंदर तो इंक्रीज होगी, जब वापस जाएगी तो
देखिए नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास है एंट्रोपी, और यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, या यूनिवर्स की अगर रिवर्सेबल प्रोसेस होते हैं तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। अब एक छोटी सी चीज है जो एक प्रॉब्लम के अंदर है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यून है, ये एक्सरसाइज खोलिए। देखिए बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यून क्या होती है। देखें इसको एच एफ भी कहा जाता है, एल एफ भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो बेटा ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यून होती है। इससे पहले बेटा आप पढ़ चुके हैं कि हीट कैपेसिटी और मुख्तलिफ चीजें, हीट कैपेसिटी की दो किस्में आपने पढ़ी है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरी मोलर हीट कैपेसिटी। उसके अंदर हम पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम या 1 मोल। अब बेटा एक वो हीट भी होती है जो किसी चीज की स्टेट चेंज करती है। जैसे एक वो हीट होती है जो किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करती है। एक वो हीट होती है जो लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट करती है। तो बेटा ऐसी हीट जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे, तो इसको हम कहते हैं फेज चेंज। और आपको पता है कि फेज चेंज के अंदर चीज का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये वो हीट होती है जो जब किसी भी चीज को हम देते हैं तो ये हीट उस चीज का टेम्परेचर चेंज नहीं करती, स्टेट चेंज करती है। तो ऐसी हीट जो किसी भी चीज को दें और वो उसको सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ले जाए, ऐसी हीट को क्या कहा जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यून। ऐसी हीट किसी भी चीज को दें और वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाए, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या एवापोरेशन। ठीक है, वो हीट जो किसी भी सिस्टम की स्टेट चेंज करे, और स्टेट चेंज हमेशा किस पे होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ऐसी हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। तो आप इसको कहोगे बेटा कि ये हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यून, amount of heat required to change state of substance from solid to liquid बेटा। और phase change always happens एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन्स जब फेज चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं, सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में जा रहा होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट मानेंगे। अगर कोई लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में जा रहा है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मानेंगे। इसका फार्मूला होता है बेटा Q इज इक्वल टू M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यून बेटा। जैसे हम कहते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ऐसे होता है बेटा। ठीक है, अब एक बेटा इसमें जो है वो प्रॉब्लम दिया हुआ है आपके बुक में बेटा, पेज नंबर 38 पे बेटा। ठीक है, एस टी बी बेटा, एक्सरसाइज पेज नंबर 38 बेटा। और क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास 6 बेटा। इसके अंदर कहा गया है बेटा कि एक हमारे पास बेटा एक ब्लॉक, ठीक है, एक आइस का ब्लॉक है बेटा,
ये हमारे पास बेटा आइस है और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस बेटा 0 डिग्री सेल्सियस है बेटा। ठीक है, आइस का टेम्परेचर कितना है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस है। इसके ऊपर हमने मेटल पीस रखा है, इसके ऊपर एक हमने मेटल पीस रखा है, इसके ऊपर बेटा ये मेटल है और मेटल का इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल कितना है बेटा? ये दिया हुआ 650 डिग्री सेल्सियस बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे किस्सा क्या होता है बेटा कि ये मेटल हीट लूज करेगा, क्यों बेटा? और ये आइस क्या करेगी बेटा? ये मेल्ट होगी। तो बेटा देखें, मेटल की स्टेट चेंज नहीं हो रही, किसकी स्टेट चेंज हो रही? आइस की। तो ये आइस की क्या बन जाएगी? जो मेटल हीट दे रहा है वो आइस की क्या बन जाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यून बन जाएगी। मेटल की फ्यून नहीं होगी, मेटल की हीट कैपेसिटी हो, क्योंकि मेटल का टेम्परेचर गिर रहा होगा, क्योंकि मेटल की तो स्टेट चेंज नहीं हो रही ना, स्टेट किसकी चेंज हो रही है? आइस की हो रही है। तो आप क्या कहोगे बेटा कि आप कहोगे कि हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट बाय मेटल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस बेटा। अब देखें, अब इसका मेटल का क्या हो रहा है बेटा? मेटल का तो टेम्परेचर गिर रहा है, वो हीट जो किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाए या कम करे, स्टेट चेंज ना हो, उसको तो हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल की स्टेट चेंज हो रही है, मेटल का टेम्परेचर गिर रहा है बेटा। तो मेटल का फाइनल टेम्परेचर बेटा, दोनों का फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइस और फाइनल टेम्परेचर ऑफ आयरन बेटा 0 डिग्री सेल्सियस माना जाएगा, क्योंकि आइस की स्टेट चेंज हो रही है, उसका 0 ही रहेगा, और मेटल लूज करते करते आखिरकार कहां तक पहुंचेगा? आइस के टेम्परेचर तक पहुंचेगा। तो ये आप करेंगे बेटा, मास ऑफ द मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, डेल्टा टी ऑफ द मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ द आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यून ऑफ आइस बेटा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यून ऑफ आइस मैंने लिखवाई थी आपको, मेरे ख्याल में 3 पॉइंट लिखी हुई है बेटा, आपके पास बुक के ऊपर लिखी हुई है, मुझे याद नहीं इसकी वैल्यू, लिखी हुई है कहीं पे, देखें। मेरे ख्याल में होती है 3.34 10 होती है मेरे ख्याल। जूल, ये होती है बेटा जूल पर होगी ना, यहां से आएगा जूल पर किलोग्राम, सही है। मेरे ख्याल में ये होता है बेटा, इसको चेक कर लीजिएगा बेटा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, मुझे वैल्यू याद नहीं है। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं, हो सकता है मैंने ये चीज गलत लिखी हो। आप इसको थोड़ा जो है वो चेक कर लीजिएगा कि वाकई इसकी वैल्यू ये है या कोई और है। अगर कोई और है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैंने गलत लिखी है तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। तो बेटा इसमें पूछा गया कि कितनी आइस मेल्ट हुई है, तो ये हो जाएगा mass of the metal, specific heat of the metal, delta T of the metal upon latent heat of fusion of the बेटा जो है वो आइस। अब मास ऑफ द मेटल कितना है बेटा? मास ऑफ द मेटल 2 किलोग्राम है मेरे ख्याल में। और बेटा इसका टेम्परेचर चेंज है बेटा, टेम्परेचर चेंज ऑफ मेटल जो होती है बेटा, ये 650 -0 इज इक्वल टू 650 होगा बेटा। और स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन बेटा लिखी हुई होगी, चार्ट आपके पास पड़ा हुआ है बेटा, ये बेटा आयरन की लिखी हुई होगी हीट कैपेसिटी बेटा। आयरन की हीट कैपेसिटी है बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन है बेटा 499.8 बेटा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हो जाएगी बेटा।
अब ये सिर्फ आपको ये वेरीफाई करके फार्मूले में रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। 10 पावर 5 है या 6 है। एक मिनट, एक कल वाला एक क्वेश्चन है, इसको देख लें, कल वाला है, उसके ऊपर शायद आपको कंफ्यूजन हो बेटा। ये देखें, ये बेटा एक मिनट, इस क्वेश्चन को देखे बेटा, ये कल मैंने दिया भी था बेटा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो कॉन्सेप्ट अलग है बेटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक इंजन इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान काम करता है बेटा। पहली बात ये कि इनका यूनिट नहीं लिखा हुआ, आप इनको कर लें केल्विन। इसका भी केल्विन है बेटा, इसका भी केल्विन है, ठीक है। अब आप इसकी निकालोगे इफिशियंसी। अब इसकी इफिशियंसी आप करोगे 1 माइनस T2/T1 लगायो, ये हो जाएगा बेटा ΔT/T1 बेटा, ये हो जाएगा 1100/1400। ये इसका आंसर लिखा हुआ है 0.7857 बेटा। अब देखें, अब इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा इंजन इस कंडीशन पे काम कर सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब आप ये नहीं कि आप इनकी इफिशियंसी निकाल वो उसके बराबर आए। इसका मकसद है, ये कंडीशन कहती है कि वो इंजन ऐसा इंजन हो जिसकी मैक्सिमम इफिशियंसी ये हो, इससे कम हो सकती है। मींस वो इंजन बताओ जो इस रेंज के ऊपर काम करे। मींस आपने इसमें से ये बताना है, आप इफिशियंसी निकालो बेटा। इफिशियंसी ऑप्शन ए की अगर आप निकालोगे तो अगर हो आपके पास मोबाइल या कैलकुलेटर निकाल लें ताकि ये जल्दी हो जाए बेटा। तकरीबन ये आ जाएगी 0.9 बेटा, ये 0.9 आ जाएगी। इफिशियंसी ऑफ बी बेटा, इफिशियंसी बी की होगी बेटा 1000/800 बेटा। ये हो जाएगी बेटा 800/1600, क्या हो जाएगी बेटा 50.5। इफिशियंसी ऑफ द सी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 400/705 बेटा। ये क्या होगी 0.656। अब देखिए इफिशियंसी ऑफ डी बेटा, इफिशियंसी ऑफ डी हो जाएगी बेटा 600/750 बेटा, ये हो जाएगी 0.8 समथिंग। अब देखिए, अब मींस इस इंजन में जो ऑप्शन ए वाला है उसकी और ऑप्शन डी वाले की रेंज इससे ज्यादा हो रही है। मींस ऐसे इंजन इस पे, इन दो टेम्परेचर पे ऐसे इंजन नहीं बन सकते। जिन इंजन को इन दो टेम्परेचर पे काम करना हो, ऐसे ऑप्शन ए और डी के नहीं बन सकते, क्योंकि इफिशियंसी ऑफ द ए इज एंड efficiency of the D is greater than 0.7857 means ये not possible, ये इस टेम्परेचर रेंज पे पॉसिबल नहीं है। जबकि इफिशियंसी ऑफ सी एंड इफिशियंसी ऑफ बी लेस देन है बेटा 0.7857। देयरफॉर ये कौन से हो सकते हैं, इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। मीन्स ये दो इंजन बन सकते हैं, बाकी वो दो इंजन इस टेम्परेचर रेंज नहीं बन सकते। तो ये थोड़ी मिट्टी इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है।